welcome to my channel Target NEET. I am Vanshika and I am a first year MBBS student in MJ Medical College इंदौर. फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का सेकेंड वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि जो हमारी ब्रीदिंग की प्रोसेस है मीन्स इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन, वो किस मैकेनिज्म के थ्रू होती है. तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं. एनसीईआरटी में हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और एनसीईआरटी में इम्पॉर्टेंट लाइंस को मार्क भी करेंगे. तो चलिए. ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस, इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच द एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड एक्सपायरेशन बाय विच द एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट. फ्रेंड्स, इसका सीधा सा मतलब यह है कि इंस्पायरेशन में क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर आती है, और जो एक्सपायरेशन में क्या होता है, जो हमारे लंग्स में जो एयर मौजूद है वो आउटर एटमॉस्फेयर में जाती है. इसमें तो किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. The movement of air into and out of the lung is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन जब होता है उसके बीच हमारे जो लंग्स हैं और जो एटमॉस्फेयर है उसके दोनों के बीच में एक प्रेशर का ग्रेडियंट बन जाता है, माने कि प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से एयर अंदर बाहर हो सकती है. Inspiration can occur if the pressure within the lungs, that is the intrapulmonary pressure, is less than the atmospheric pressure. That is, there is a negative pressure in the lungs with respect to the atmospheric pressure. Friends, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंस्पायरेशन कब हो सकता है, जब हमारे लंग्स में जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो. फ्रेंड्स, जो हमारा जो प्रोसेस है ना ब्रीदिंग का, मीन्स इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, वो टोटली डिपेंडेंट है डिफ्यूजन के ऊपर. और हम जानते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ एयर होता है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. अब जब एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर जब हाई होगा और लंग्स के अंदर का प्रेशर है वो लो होगा, तभी तो एयर बाहर से अंदर की ओर आ सकेगी. यानी कि लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो नेगेटिव होना चाहिए. नेगेटिव कहने का मतलब कम होना चाहिए इन कंपैरिजन टू द आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तभी हो सकता है इंस्पायरेशन का प्रोसेस. सिमिलरली, एक्सपायरेशन takes place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. इसको हम दूसरे भाषा में क्या कह सकते हैं, that expiration takes place when the intrapulmonary pressure is positive. Positive कहने का मतलब ज़्यादा होगा than comparison to the atmospheric pressure. The diaphragm and a specialized set of muscles, external and internal intercostal muscles between the ribs helps in generation of such gradients. अब फ्रेंड्स, जो प्रेशर का जो डिफरेंस आता है लंग्स और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में, वो किस वजह से आता है, इसके पीछे कुछ मसल्स हैं जो है डायफ्रैग्म हमारी एक मसल होती है, और है कुछ इंटरकोस्टल मसल्स, यानी कि हमारे मान लीजिए हमारा एक रिब है, ये रिब है हमारा एक पहला और ये दूसरा रिब है. ओके, इन दोनों के बीच में जो मसल प्रेजेंट होगी उसको हम बोलेंगे इंटरकोस्टल मसल, माने कि दो कोस्टल के बीच की, माने कि दो रिब्स के बीच की जो मसल होती है उन्हें हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल. जो मसल्स अंदर की तरफ होती हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और जो मसल्स बाहर की तरफ होती हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. ये मसल्स भी हमारे रेस्पायरेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं. इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रैग्म. फ्रेंड्स, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में आप इसको मार्क कर लीजिए, बिकॉज ये कभी भी नीट में पूछी जा सकती है कि इंस्पायरेशन कब इनिशिएट होता है, माने कि कौन सी मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने से इनिशिएट होता है. तो वो हमारी मसल कौन सी है, डायफ्रैग्म. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस. चलिए अब इसको समझते हैं. देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा लंग्स का डायग्राम और ये है हमारा डायफ्रैग्म. ओके, जब डायफ्रैग्म कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायफ्रैग्म कैसा होता है, डोम शेप्ड का होता है, सबको पता है. जब डायफ्रैग्म कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा. पहले ऐसा था, माने डोम शेप्ड था, अभी कॉन्ट्रैक्ट होके फ्लैट हो गया. जब फ्लैट होगा तो एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस का जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. सीधी सी बात है, पहले इतना एरिया जो है, मतलब इतना जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, माने कि एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में जो हमारे थोरेसिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा. द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट्स अप द रिब्स एंड द sternum causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis. इसका भी वही मतलब है फ्रेंड्स. देखिए इधर ये जो हमारी स्टर्नम है यहाँ पर,
और रिब्स हैं। ओके, स्टर्नम हमारे जो मिड एक्सिस लाइन होती है उसके उस पर प्रेजेंट होती है, और जो रिब्स हैं वो उसके लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में, माने वो वाली मसल्स जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट हैं, उनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब वो रिब्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगी और स्टर्नम को भी ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगी। तो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में ये है डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस और ये है एंटेरोपोस्टीरियर एक्सिस। तो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में का जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, हमने एक फिजिक्स में एक लॉ पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में ही पढ़ते हैं, बॉयल्स लॉ। वो क्या कहता है? दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब देखिए, हमने क्या पढ़ा? वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो सीधी सी बात है, प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। माने जो ओवरऑल थोरेसिक जो वॉल्यूम है हमारा वो डिक्रीज हो गया। सॉरी, वॉल्यूम तो इंक्रीज हो गया बट प्रेशर जो है वो ओवरऑल डिक्रीज हो गया, क्योंकि एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में भी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो इस कारण भी प्रेशर डिक्रीज हुआ, और डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में भी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर डिक्रीज हुआ। अब फ्रेंड्स, जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो कम हो गया दैन कंपैरिजन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। माने जो ये मान लीजिए हमारा एटमॉस्फेयर है, ये हमारा लंग्स है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ का प्रेशर कम है। तो सीधी सी बात है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो एंटर कर जाएगी हमारे लंग्स के अंदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और इसी तरह से हो जाएगा हमारा इंस्पायरेशन का प्रोसेस। An increase in the pulmonary volume decrease the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from the outside to move into the lungs. वही बातें जो अभी समझाई थी, that is inspiration. Now, relaxation of the diaphragm and the intercostal muscles return the diaphragm and the sternum to their normal positions and reduce thoracic volume and thereby the pulmonary volume. देखिए फ्रेंड्स, अब जब ये सारी मसल्स में जब रिलैक्सेशन होगा तब ये जो हमारे डायफ्रैगम है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर जाएगा, माने कि फ्लैट पोजीशन से डोम शेप्ड बन जाएगा फिर से। तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में क्या होगा? थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ओके, और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो पहले कांटेक्ट की थी अब वो रिलैक्स करेगी, तो फिर से जो रिब्स की जो पोजीशन है और स्टर्नम की पोजीशन है वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगी, जिससे क्या होगा? जो हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो गया अब तो प्रेशर बढ़ जाएगा, इसलिए इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा दैन कंपैरिजन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो हमारी इंट्रापल्मोनरी जो एयर है वो निकल के बाहर आ जाएगी और हो जाएगा प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन। चलिए आते हैं एनसीईआरटी के लाइन्स पर। to normal positions and reduce the thoracic volume and thereby the pulmonary volume. This leads to an increase in the intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure, causing the expulsion of air from the lungs, that is expiration. We have the ability to increase the strength of the inspiration and expiration with the help of the additional muscle in the abdomen. अब friends, ये जो abdomen में हमारी muscles present होती है ना, वो हमारे strength बढ़ा देती है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की। और ये जो मसल्स होती है ना फ्रेंड्स, एब्डोमेन की मसल्स, वो हमारे प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथफुल बना देती हैं। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 times per minute. The volume of air involved in the breathing movements can be estimated by using a spirometer, which helps in clinical assessment of pulmonary functions. फ्रेंड्स, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पायरोमीटर। इससे हम पल्मोनरी वॉल्यूम्स और पल्मोनरी कैपेसिटीज़ को मेज़र कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट का नाम भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी में। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।